बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जो चीज़ पढ़ने लगे हैं वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने लगे हैं। बीएससी की क्लासेस के लिए मैथ्स ए, जनरल मैथ ए कोर्स और बी कोर्स वाले जो हैं उन सब को के कोर्स में ये टॉपिक जो है वो इन्वॉल्व होता है। मैथमेटिकल मेथड की बुक में चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 10.1 को करना इसलिए ज़रूरी है कि 10.2 और 10.4 जो वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, उसमें हमें इससे बड़ी ही हेल्प जो है वो मिलेगी। असल में डिफरेंशियल इक्वेशन जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ज़रा कंसेप्ट ले लें कि वो कितने तरीक़ों से लिखी हुई आपको मिल सकती है। ये देखिए कैसे रीड इसे करना है। d2y/dx² + 3dy/dx + 2y = 0। इसमें इन्वॉल्व हो गया जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। जब फर्स्ट ऑर्डर से निकल के हम सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर वाले डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएं तो उसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको लिखने का ये भी तरीका है y डबल डैश + 3y डैश। डबल डैश जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव को ज़ाहिर करता है और सिंगल डैश जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ाहिर करता है। एक और भी तरीका है जो कि शायद आपके कोर्स में नहीं यूज़ करेंगे। y की ऊपर यहाँ पर 2 लिखते हैं, लेकिन ये पावर नहीं है, इसके इर्द गोल ब्रैकेट होती हैं जो कि बताती हैं कि y का ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव है। ये आपके कोर्स में नहीं है। ये दोनों जो हैं ये आपको आगे चल के एक्सरसाइज में मिलेंगे। एक तीसरा तरीका जो है वो कुछ इस तरह है कि सेकंड और d2/dx² को रिप्रेजेंट कर देते हैं d2 से +3, यही इसी को ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसकी जगह पे d + 2 और सर के बाहर ये देखिएगा, इसको लिखने का एक और तरीका, इसी को यहाँ से पहले देखिए ये लिखा होगा या ये लिखा होगा। अब 10.1 में वो सारे क्वेश्चन को वो इस तरह से स्टार्ट करता है। तो फिर इसका मतलब है कि आपके कोर्स में 3 तरीके हो गए, 1, 2 जो आगे चल के आएंगे और जो इस एक्सरसाइज में है वो ये है। ये हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दी गई है और उसे कहा गया जी सॉल्व करें। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती है। अगर आपको ये लाइन लिखनी नहीं भी याद रहती तो इसका कोई नंबर नहीं है। बहरहाल इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि ये जो पार्ट होता है ये यहाँ से पिक कर लेते हैं और =0 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसकी फैक्टर्स वगैरह बनाएंगे। अगर आपको फैक्टर बनाने मुश्किल लगते हैं कोई बात नहीं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें तो वहाँ से हमारे पास डी की कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अभी देखिएगा कि डी की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। हाँ जी, ये ज़रा देखिएगा, ये भी हिस्सा है काम का ही। तो आपने क्या करना है चैनल को, और साथ ही क्या करना है, हाँ जी ये ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उससे ये होगा कि फिर आपको जो है वो मुझे बार बार जो है वो लिंक सेंड नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट जो है वो वीडियो मिल जाएगी। लीजिए जनाब, डी की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इन पे डिपेंड करता है कि सोल्यूशन जो है वो कैसे आएगा। अब अगर ये डी, गौर कीजिए ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ना तो ये रिपीट हो रही हैं और ना ही इनके अंदर एयोटा है, यानी कि हम बात उस वक्त करने लगे हैं जब डी के जो आंसर हैं डी हैज़ रियल एंड नॉट रिपीटेड वैल्यूज़, तो फिर उस वक्त सोल्यूशन लिखने का तरीका जो है वो कुछ और होता है, और अगर ये रिपीट हो जाए तो कुछ और होता है, एयोटा आ जाए तो कुछ और होता है। तो फिर जनाब इसको सीखते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि सोल्यूशन फाइनल आंसर लिखने लगे हैं। सोल्यूशन को इस तरह लिखना है y अपनी तरफ से कांस्टेंट, ज़रूरी नहीं कि C1 यूज़ करें, आप कैपिटल ABC भी यूज़ कर सकते हैं। ई की पावर में ये जो एक वैल्यू निकली थी हमारे पास -2 वो लिख के साथ अपनी तरफ से x प्लस एक और कांस्टेंट, लेकिन इससे डिफरेंट होना चाहिए। ई की पावर में ये वाली जो डी की वैल्यू आई थी वो साथ x, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ कि अगर ये वैल्यूज़ जो हैं हो तो रियल यानी कि योटा के बगैर हों लेकिन रिपीट हो जाएं तो फिर कैसे करना है। तो उसके लिए जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया वो मैंने बुक का क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ये एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बनाया था, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया। देखिए सबसे पहले करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर फैक्टराइजेशन करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के डी के 2 जवाब आ गए, दोनों रियल हैं, यानी कि योटा नहीं आ रहा। देखिए दोनों रियल हैं लेकिन योटा नहीं आ रहा, तो रियल हो गए लेकिन रिपीट हो रहे हैं। जब रिपीट हो जाएगा तो फिर सोल्यूशन कैसे लिखना है उसका तरीका अगर सीखते हैं। मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया कि व्हेन डी इज़ रियल बट, या बट आना चाहिए यहाँ पे, रियल बट रिपीटेड। रियल है, डी की वैल्यूज़ रियल हैं लेकिन रिपीट हो रही हैं। कितनी दफ़ा रिपीट हो रही हैं अगर आप इस पर फिर एक दफ़ा गौर कर लें तो वो ये 2 दफ़ा आई है। जब 2 दफ़ा रिपीट हो गया तो क्या तरीका कर है, 3 दफ़ा होगा तो क्या है वो सीखते हैं।
2 दफ़ा जब होगा तो y इज इक्वल टू, सोल्यूशन को शुरू कहाँ से करना है, y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, उसके साथ कुछ नहीं लिखना, प्लस दूसरा कांस्टेंट साथ x लिखना है उसकी पावर में 1 इंटू ई की पावर में वही जो आंसर पीछे है डी की आंसर आया हुआ है 2/3 वो लिखना है, साथ x लिखना है। अब आ जाते हैं इसी में सीख लेते हैं कि अगर यही चीज़ जो है वो 3 दफ़ा आ जाती तो फिर क्या करते हैं, c1 प्लस c2x प्लस c3 साथ उसके क्या आ जाता है x², साथ ये चीज़ आ जाती। अगर वो 4 दफ़ा रिपीट हो रहा था इसी तरीके से इसको बढ़ाते हैं, वो आगे चल के साथ साथ क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें जो डी की वैल्यूज़ हैं वो किस तरह की आ गई। पर ये वाला सारा काम जो है वो वही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, क्योंकि बड़े बड़े जब रकमें आ जाएँ तो फिर फैक्टर बनाने मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। ये देखिए अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको नहीं आता तो यहाँ से देख लीजिए। बहरहाल करते करते सिंप्लीफाई करते हुए हम ये देखिए सारी सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे दिखाई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर खुद कर लें तो बेहतर है। हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया, यहाँ से मैं आपसे बात करता हूँ, ये हमारे पास आंसर आ गया, d इज़ इक्वल टू -1/3 प्लस माइनस सियोटा 11 का अंडर रूट बाई 15। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये आंसर मैंने जो है वो किस तरह लिखा है। व्हेन वैल्यू ऑफ d इज़ कम्प्लेक्स नंबर a प्लस माइनस सियोटा b देन सोल्यूशन इज, अब इस सोल्यूशन को ज़रा सीख लें, y इज़ इक्वल टू ई की पावर में ये जो रियल पार्ट है वो आएगा, साथ x ब्रैकेट में c1 प्लस c2, c1 के साथ cos और c2 के साथ साइन। अब रह गए इनके एंगल कैसे लिखने हैं, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है b के साथ x लिखना है, कोई एयोटा का जिक्र नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल एयोटा का कहीं जिक्र नहीं हो रहा, अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। e की पावर में रियल पार्ट इंटू x, c1 एक कांस्टेंट अपनी तरफ से, cos ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा b साथ x अपनी तरफ से, प्लस c2 एक कांस्टेंट, साइन, और यही जो एंगल bx है वही यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपको समझ आती है कि नहीं, क्या होना चाहिए। रियल पार्ट इसमें क्या है, -1/3, तो e की पावर में क्या आ गया, -1/3 साथ x, c1 प्लस c2 आ गया, पहले cos और साइन आ गया। अब रह गया एंगल कैसे लिखें, तो एंगल में देखिए क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ से उठाना है और उसके साथ x लिख देना है, प्लस अब यहाँ देखिए क्या गलती हुई गलती ये हुई कि साइन तो आ गया, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, लेकिन साथ जो x लिखना था वो नहीं यहाँ पे लिखा गया, तो साथ x भी आएगा। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो जनाब ये 3 तरीके हैं, अब इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसकी आगे प्रैक्टिस करें, मज़ीद देखें कि इसके अंदर क्या नई चीज़ आ सकती है।